जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एसपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा, हमारा थैंक यू वीडियो था और जितनी बार भी थैंक यू कहा जाए उतना कम है, इसलिए पिछला थैंक यू वीडियो तो था ही, हम शुरुआत ही आज करेंगे अगेन आपसे थैंक यू कहकर कि इतने कम समय में आप लोगों ने यूट्यूब के वर्ल्ड में एंट्री दिला दी है, इसके लिए आपको अगेन एंड अगेन थैंक यू। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम ही मैंने कहा था क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की मैथ की आपको अनवरत क्लासेस मिलेंगी। बीच में भी कभी 8 दिन का कभी 7 दिन का गैपिंग जरूर हो रहा है, लेकिन जैसे ही मई से आपके स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे तो उस समय हमने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि आपको टोटल ध्यान वैकेशन पर नहीं, शादी विवाह पर नहीं, तीज त्यौहार पर या कहीं लगन शुभ विवाह मुहूर्त ये सब दुनिया भर का चलता रहेगा, टोटल टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना है। उन टाइम में भी आपको अपने लिए टाइम निकालना है, ये दिमाग में आपको रखना है। और इस 1-1.5 महीने का जो फुल्ली यूटिलाइज करेगा, आप देखेंगे क्या चेंजेस उससे आपकी स्टडी में आने वाले हैं, आपके फ्यूचर में आने वाले हैं। 100% आपको उससे प्रॉफिट होना तय है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए टॉपिक पे चलते हैं। क्लास 12th की मैथ में पहला चैप्टर ही है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। अब क्लास 11th में आपने इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं और बिना उनको समझे क्लास 12th का ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो डीप में नहीं, लेकिन उसका जो इनिशियल जो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है यहाँ, वो हम थोड़ा सा केवल रिव्यू करेंगे, उसको केवल आप देखते जाइए और आपके दिमाग में आ जाएगा, रिकॉल करेंगे कि हाँ ये तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। तो देखिए एक सीक्वेंस है कि आप इसको समझेंगे कैसे। तो सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप क्रमित युग्म जिसको आप ऑर्डर्ड पेयर कहते हो, ये आपने क्लास 11th में देखा है। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन, ये आपने पिछली क्लास में देखा है। और संबंध भी आपने पिछली क्लास में देखा है, रिलेशन भी, बट ये डीप में अब पढ़ना 12th में। पिछली बार केवल संबंध कहते किसको हैं, ये था। और जब ये समझ में आ जाएगा तभी फलन में एंट्री करेंगे फंक्शन। तो 11th में भी फलन था, बेसिक डिफिनेशन फलन की फंक्शन की तो 11th में ही आ गई थी। तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर में ये संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग संबंध को समझेंगे और फलन में जो 11th का है वो भी समझना है, और 12th में तो आपको देखना ही है डीप में टाइप ऑफ फंक्शंस भी हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ देखिए क्रमित युग्म जब तक नहीं जानोगे आप तब तक कार्तीय गुणन नहीं समझ में आएगा, जब तक कार्तीय गुणन नहीं समझ में आएगा तब तक संबंध नहीं समझ में आएगा, जब तक संबंध नहीं समझ में आएगा तब तक फलन नहीं समझ में आएगा। एक सीक्वेंस हमने बताया आपको कि हाँ ये चीज़ें होती हैं कि सीढ़ी पर सीढ़ी या एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैसे हम एंट्री करेंगे ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर सकें और देखेंगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आते हैं क्रमित युग्म, जिसको आप इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर कहते हो। पेयर मीन्स जोड़ा होता है, ये तो सब लोग समझते होंगे, या हिंदी में क्रमित युग्म, युग्म मीन्स डबल, जोड़े के साथ। मान लो कि दो, इसको छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं सबसे पहले, डीप में नहीं जा रहे हैं, सब आपने 11th में देखा है। ए और बी, यहाँ पर जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे सब किसके रेफरेंस में पढ़ने जा रहे हैं, सेट के, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत आपने पढ़ रखा है। तो ये ए और बी जो है, अब इसको न्यूमेरिक में अगर बोले तो 1, 2, -2, 3, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ये जनरली लिया है ए, बी। यहाँ ये इसी को हम बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर से आया हुआ, क्रम से आया हुआ है, पहले ए देन बी आया है। और ए बी विल बी नेवर इक्वल टू बी ए, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया है। आप अगर अपने राइट हैंड को राइट हैंड कहें, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड कहें, तो क्या कह सकते हैं कि सपोज ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, नहीं ना, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह ये ए जो आता है ऑलवेज, यहाँ हम बोले कि हेयर ए ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ए, यानी दो सेट रहा होगा कोई, ए और बी। जैसे हम एग्जांपल में बोलें कि ए इक्वल टू कुछ रहा होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी रहा हो। खैर यहाँ स्मॉल ए लिखे हैं तो ए ही लिख दें यहाँ पर ए। अब यहाँ कुछ रहा होगा, कॉमा यहाँ कुछ रहा होगा, लेकिन ए जरूर रहा होगा। यहाँ ये ऑर्डर पेयर में ये बताता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए के अवयवों कोई ना कोई ये अवयव है। एंड इसी प्रकार आप बोल सकते हो कि बी बिलोंग्स टू बी, यहाँ बी कोई दूसरा सेट है, अनदर सेट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम सेट ए। सेट ए से कुछ अलग होगा, यानी बी इक्वल टू कुछ भी है, यहाँ कॉमा कुछ है, लेकिन बी जरूर है।
तो ये हमने एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी सेट में क्या है, स्मॉल बी। यहाँ अगर हमने लिखा है ए कॉमा बी, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये बेसिक इतना जानना है। एक पॉइंट हुआ क्रमित युग्म। अब आ जाओ कार्तीय गुणन, कार्टीसियन प्रोडक्ट। याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा कि हाँ 11th में ये पढ़ा था। अब कार्टीसियन प्रोडक्ट क्या है कि इन्हीं दो सेट का एक प्रोडक्ट होता है, और नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं, जैसे 2 × 3 6 आप बोल देंगे, 3 × 2 6 बोल देंगे, ठीक है। तो ये कोई दो सेट है, सपोज हमने कहा एक सेट इफ, या इफ नहीं लेट कह दो, लेट सेट ए एंड सेट बी। कोई दो सेट है ए और बी। अब जैसे यहीं लिखा था, मान लो हमने ए में कुछ एक नया टर्म दे दिया, 1 2 दे दिया, और बी में हमने दे दिया 3 4। एकदम छोटा छोटा लिया एग्जाम्पल, दो ही एलिमेंट लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ए क्रॉस बी, या क्रॉस बोलते हैं उसको, कार्टीसियन प्रोडक्ट को पढ़ते समय हम लोग क्रॉस बोल देते हैं, बट इसको फिजिक्स वाला क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ना समझ लेना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो ना समझ लेना। यहाँ ये कार्टीसियन प्रोडक्ट है। और ए क्रॉस बी अगर मैथमेटिकली बोले हम, मैथमेटिकली डिफिनेशन कि ए क्रॉस बी कैसा होता है, किन्हीं दो सेट का कार्तीय गुणन इस प्रकार होता है, ए बी सच डैट को हमने बताया है आपको सेट में डबल डॉट या सिंगल ऐसे स्लैश डाल देते हैं। सच डैट फ्रेजल वर्ड है, मीन्स ऐसा है कि, अधूरा है, कैसा है कि आगे लिखते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर, जहां ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो अवयव है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और दूसरा जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, ये बाय डिफिनेशन। अदरवाइज जो हमने यहाँ एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से देखो कि टोटल क्या क्या बनेंगे। ए क्रॉस बी उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय होता है जो क्रमशः ए और बी दो अलग अलग सेट होंगे। और एक चीज मैं भूल गया, ए और बी ऑलवेज शुड बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन जीरो, यानी इसमें क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 5 ही एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता। अगर ए को हमने केवल ऐसा लिख दिया, या ये ब्रैकेट हटा के आप जानते हो कि 5 लिख दिया, तो ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। दो तरीके हैं डिनोट करने के, आइदर आप 5 से दिखाओ और केवल एक मजली ब्रैकेट लगा दो, वो नहीं होना चाहिए। हमने कहा नॉन एम्प्टी सेट, नॉन जीरो सेट, यानी कुछ ना कुछ अवयव होने चाहिए तभी कार्टीसियन प्रोडक्ट निकलेगा। पहली इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन है ये, ठीक। तो ए क्रॉस बी में क्या कहा हमने कि अब उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का ये समुच्चय होगा, सेट होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट विल बिलोंग्स टू सेट ए एंड अनदर, यानी डेट सेकेंड एलिमेंट विल बी बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जिसका प्रथम अवयव सेट ए से बिलोंग करता है एवं द्वितीय अवयव सेट बी से बिलोंग करता है। तो देखो सीक्वेंस में चलना है, ऑर्डर नहीं चेंज करना है। 1 का क्रिया अगर आप देखो सीक्वेंस से चलो, 1 को 3 से और 1 को ही निपटाओ पहले 1 का 4 से। इसी तरह अब 2 पे आ जाओ, 2 का 3 से और 2 का 4 से। ये क्या हुआ, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है ना, देखो, और इनका ये कलेक्शन है, और दोनों तरफ अगर मजली ब्रैकेट लगा दिया आपने तो इसी को तो कहते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी सेट दोनों तरफ से लगा दिया तो ये सेट हो गया, समुच्चय हो गया। किनका? इन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय हुआ। याद आया होगा, क्लास 11 में आपने डीप में पढ़ा है, हम केवल रिकॉल करा रहे हैं यहाँ पर। अब यही हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कभी भी भूल से आप ये नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। नॉर्मल गुणा होता है तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इक्वल टू नहीं होगा, हम ऑलवेज बोलेंगे ए क्रॉस विल बी नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। प्रूफ देख लो, यहाँ पर ए क्रॉस बी लिया तो पहला एलिमेंट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से। अगर बी क्रॉस ए किया तो देखो क्या हो जाएगा। इस बार अभी तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया था, क्रॉस लगाया नहीं, यहाँ देखो करके दिखाते हैं। बी पहले लिख लो, 3, 4
और ए क्रॉस के साथ ए लगा हुआ, ए का एलिमेंट क्या है 1 2। यहाँ इस तरह लिख सकते थे, ए को 1 2 क्रॉस लगा के 3 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया। आपने 11 में पढ़ा है, फिर भी देखो यहाँ दूसरे में तो हम कर ही रहे हैं कि अगर दिमाग में जरा सा भी गड़बड़ हुआ हो तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखो 3 का काम 1 से, सीक्वेंस में चलो 3 1, फिर 3 का काम 2 से लगाओ 3 2, अब 4 का 1 से और 4 का 2 से। ये समझ ही चुके होगे तो इसको इरेज कर देते ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। याद रखना ए क्रॉस बी विल बी नेबर इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब तो यहाँ दिख भी रहा है आपको, ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड हेयर बी क्रॉस ए इक्वल टू 3 1 1 3 से 3 1 1 4 का 4 1 2 3 का 3 2 2 4 का 4 2। ऑर्डर चेंज हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया, तो आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं होते। ये दिमाग में आपको रखना है इतनी बात। अब ये अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए, कार्तीय गुणन समझ गए, तो क्रमित युग्म समझ गए, कार्तीय गुणन समझ गए, अब आते हैं संबंध पर। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। 1 सेकेंड का पॉज। तो देखिए इरेज हो गया है। यही जो अभी नीचे लिखा था हमने एक बार फिर से रिपीट कर दिया, इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, ये हमने रिज्यूम किया था आपको समझाने के लिए। और ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4 लिखा है। ठीक, अब हमको दिखाना है कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन के लिए ऑलवेज, जैसे आप, आपके पापा और आप, मिनिमम रिलेशन अकेले में नहीं होता। आप नहीं खुद कर सकते हो मैं खुद का पापा हूँ, मैं खुद का बेटा हूँ, मैं खुद का भाई हूँ, ये नहीं बोल सकते। रिलेशन के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं। जिनके घर में 2 भाई 1 बहन या 4 भाई बहन है टोटल, तो वो तो 3 रिलेशन दिखा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लोग चाहिए। मम्मी पापा भी हैं तो वो 2 रिलेशन है, पति पत्नी। आप हैं, आपके पापा हैं तो पिता पुत्र। आप 2 भाई हैं तो भाई भाई का संबंध। आपकी सिस्टर है, आपका ब्रदर है तो भाई बहन का संबंध। यानी संबंध के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए होंगे। और यहाँ हमने कहा ऑल थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू, या रेफरेंस में किसको हम ले रहे हैं, सेट को। तो 2 सेट हैं हमारे, ए और बी। तो ए का बी के अवयवों से जो संबंध होगा वो क्या होता है, वो रिलेशन होता है। और रिलेशन का पहला लेटर आर, इनिशियल। हम जब भी लिखेंगे, अभी 2 चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा। एक जगह भी आएगा जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 1.1 या फंक्शन का जो 1.2 होगा, तो वहाँ आर फॉर रियल नंबर भी होगा, वो प्रश्न में लिखा रहेगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो अभी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ हम रिलेशन कह रहे हैं तो रिलेशन का इनिशियल आर, आर फॉर रिलेशन, यहाँ ध्यान रहेगा। तो आर क्या होता है, एक्चुअली यही है, ए के अवयवों का बी के अवयवों से क्या संबंध है वही बताता है रिलेशन। और ये या तो पूरा पूरा ए क्रॉस बी, यानी ये टोटल संबंध है सारे के सारे, या आप जानते हैं कि समुच्चय ए के अवयव यदि समुच्चय बी में उपलब्ध हो, तो क्लास 10th से ही शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं 11th में आपने पढ़ा है, यदि समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं, सब सेट कहते हैं। तो अगर सब सेट होगा तो यही निशान देखो, ये हो गया। यानी जो आर होता है रिलेशन, संबंध जो होता है, ए क्रॉस बी के अवयवों का उप समुच्चय होता है। अब यहाँ आपको हम दिखाएंगे, करके दिखाएंगे कि ए क्रॉस बी वाकई में क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ अगर इसको हमने सेट ए कहा, इसको सेट बी कहा, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, एक रिलेशन है ए से बी में। फंक्शन नहीं अभी कर रहे, फंक्शन भी इसी तरह का फिगर बनाएंगे। तो एक का संबंध, अभी थोड़ी देर पहले क्या कहे थे कि ए क्रॉस बी को मैथमेटिकली डिफाइन किए थे, ए क्रॉस बी इक्वल टू मछली ब्रैकेट स्टार्ट ए कॉमा बी छोटी ब्रैकेट में सच डैट, ऐसा है, कैसा है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। डैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट always belongs to set A and second element always belongs to set B। तो देखो 1 का संबंध किससे है, 3 से, तो 3 यहाँ है, तो देखो 1 का 3 से, 1 का 4 से, तो ये 1 का 4 से, ठीक। फिर देखो 2 का 3 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 4 से। बात समझ में आई। तो ये क्या हुआ, इसमें से अकेला हम बोल देते, मान लो कि 1 4 क्या रिलेशन है, 100% रिलेशन है, अकेला बना लेते, मान लो सेट ए सेट बी 1 का
4 से, तो ये रिलेशन है ना 1 का 4 से। समुच्चय ए के अवयव का संबंध किससे है? समुच्चय बी के अवयव से है। तो अब आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए, कोई मुगालता नहीं होना चाहिए कि अकेला हुआ तो भी 1 4 है ना एलिमेंट, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का। क्यों? क्योंकि आपको बताया ना कि एक ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे पढ़ा था 11 में? ए के समस्त अवयव यदि बी में अवेलेबल हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ, ये कहाँ गया निशान, ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिखा करते थे, तो वही तो अब भी लिख रहे हैं रिलेशन। अगर सिंगल एक रिलेशन बता रखा है यहाँ पर, तो ये भी उपसमुच्चय है किसका? ए क्रॉस बी का। देख लो 1 4 लाई कर रहा है ए क्रॉस बी में, तो ये अवयव यहाँ है, तो इसको हम इस टोटल का उपसमुच्चय बोल सकते हैं। ये सब दिमागी बेसिक है। हमने कहा, आपने थंबनेल में देखा होगा कि बेसिक है ये। एक्सरसाइज 1.1 अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप बेसिक ही नहीं समझे रहेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 आपके सर के ऊपर से पार होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी सबसेट होगा। अगर मान लो अब सवाल जब करेंगे न्यूमेरिकल एक्चुअल में, तो वहाँ हो सकता है कि केवल लिखा हो a इक्वल टू, ऐसे लिख दिया कुछ 1 2 3 मान लो, और आपको कोई रिलेशन एक दे रखा है कि r इक्वल टू a कॉमा बी सच डैट b ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू a, कुछ ऐसा कुछ भी अपने से b स्क्वायर बराबर a लिख दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 लिख दे, कुछ भी लिखे। आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हाँ किस किस टाइप से क्वेश्चन बना है, देख लीजिए आप। तो यहाँ अकेला लिखा तो आप कहेंगे सर ऑलवेज यहाँ देख रहे थे कि 2 सेट चाहिए होता है, ठीक है। तो रिलेशन हमने कहा मिनिमम 2 लोगों में चाहिए। जब अकेला सेट दे दे आपको तो ऑलवेज यहाँ पर आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी स्वयं से उसका कार्तीय गुणन लेंगे, खुद से। फॉर एग्जाम्पल ए लिखा है ना हमने 1 2 3, तो ए क्रॉस ए क्या होगा भाई? अगर लिखना चाहो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। और एक चीज़ और याद रखना, 11th में आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी, यहाँ तो ए क्रॉस ए सेम ले रहे हैं लेकिन जनरल फॉर्म में ए क्रॉस बी के कुल कितने अवयव होंगे? तो ए क्रॉस बी के कुल अवयवों की संख्या बराबर समुच्चय ए के अवयवों की संख्या एवं समुच्चय बी के अवयवों संख्या की आपस में गुणा। जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट थे तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4, तो 1 2 3 4, ठीक, 4 अवयव होंगे। तो आप कोई इससे मिस्टेक भी नहीं होगी कि कितने हो रहे हैं, कितने होने चाहिए, तो उसमें आपकी बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट है? 3, तो 3 3 जा 9 होने चाहिए टोटल, दिमाग में रहे आपके। तो देखो बनते हैं कि नहीं? 1 का पहले हमने कहा गलती नहीं होगी, मिस्टेक 1 उठाओ तो सारे से क्रिया इसकी करा डालो, बी वाले में सारे। तो 1 का 1 से डबल 1 1 हो गया, कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 का 2 से, 1 का 3 से, एक का काम निपट गया। अब आप 2 से स्टार्ट करो, सेट ए का 2 का किससे? 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, ठीक। अब 3 का इस लेफ्ट हैंड साइड में जो ये मतलब एक सेम ही है लेकिन ए क्रॉस ए है, तो अब इसका 1 2 का काम हो गया 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, बस खत्म। अब आप काउंट करना चाहो तो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा था 3 3 जा 9 होगा। तो सिंगल सेट्स होगा तो भी आप रिलेशन के जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगे तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ही एज्यूम करना है। अब फंक्शन अलग अलग दिया होगा, अलग अलग डेफिनेशन होगी, उसको कैसे कैच करते हैं, क्या लेना चाहिए, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तो वो करेंगे हम, ठीक है। बेसिक में आपको ये रिकॉल करा रहे हैं जो 11th, ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ रखी है, मुझे अच्छे से पता है, आप सबको पता है, बट एक बार वार्म अप करवा रहे हैं आपसे। जैसे क्रिकेटर बैटिंग करने जाता है ना, देखते हैं उछल कूद करता है, पैड पहन कर बैट को लेके इधर उधर जॉगिंग करता है कुछ, और कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करता है, तो वार्म अप करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो उसी तरह हम आपको ये प्रिपेयर करा रहे हैं कि बिफोर एंटरिंग द एक्सरसाइज 1.1 कि आप अच्छे से वेल प्रिपेयर हो जाइए, ताकि आपको जब सवाल हम कराने लगे तो बाउंसर ना फील हो कि देख सुना होगा ना कि फलाना बहुत खतरनाक गेंदबाज है, और जैसे गेंद किया हो उसको बल्लेबाज ने डक कर दिया, बैठ गया, दाएं बाएं हो गए, बाउंसर लगे, कभी चोट भी लग जाती है। तो ऐसी आपके साथ ना हो, कोई भी सवाल आपको बाउंसर जैसा फील ना हो, इसलिए बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए। अब अगर ये हुआ है और इसी को हमने कहा है, देख लो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए,
तो जो R होता है ये टोटल, अभी टोटल के लिए कहें, सबसेट मतलब आपने समुच्चय में पढ़ा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी A इज अ सबसेट ऑफ A, ये तो पढ़ा है आपने। तो A क्रॉस A अगर टोटल हो गया स्वयं का उपसमुच्चय तो टोटल एलिमेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये जो निशान बता रहे थे आपको कि हटा दे तो R इक्वल टू भी होता है, टोटल स्वयं का उपसमुच्चय होता है तो पूरा का पूरा उठ गया। अगर उसमें एकाक कमी है तो आप जानते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये लगाते हैं। तो अब दिमाग में तो आपके याद आ ही गया होगा, दोनों चीज़ हमने 11th की भी हमने यहाँ पर रिकॉल कराई है आपको। अब उसमें एक चीज़ और आपको जानना है, संबंध का प्रांत, परिसर और सह प्रांत, संबंध का याद रहे। अब देखो हम यहाँ बताने जा रहे हैं प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तो आपको हमने हमेशा कहा है कि 11th 12th के बाद जैसे आप हायर क्लास के लिए आप प्रोसीड करेंगे तो हिंदी तो भूल जाओ बेटा, आपको मिलने वाली है, कुछ भी हिंदी नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा सा इंग्लिश यूज होता है तो कई बच्चे कमेंट में भी करते हैं, और अदर ऐसे भी जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हिंदी में बताइए, हमारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है। तो इतनी हिंदी से ज़्यादा चिपकेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हायर क्लासेस में आपको हिंदी एक वर्ड सिंगल नहीं मिलने वाला है। तो हिंदी फिर भी हमने लिख दिया है। अब इसी को कहते हैं डोमेन, ठीक है, डोमेन। और डोमेन किसका होगा, हमने कहा संबंध का, और संबंध का इनिशियल R, तो डोमेन ऑफ R, ऑफ नहीं लिखते, लिख दिया डोमेन ऑफ R। परिसर, परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। अब रेंज ऑफ R, यहाँ भी R था तो ये R फॉर रेंज है, और ये R फॉर रिलेशन है, संबंध का ये। और कोडोमेन सह प्रांत है, तो कोडोमेन ऑफ R, यानी तीनों बात किसके लिए हो रही है, सब संबंध के लिए हो रही है। तो अब देखिए हम यहाँ हम इसको इरेज करें अगर, तो देखिए मान लो कि एक सिंपल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल अपनी तरफ से हमने लिख दिया, मान लो यूपी, एमपी, बिहार, ठीक, और इधर लिखा लखनऊ को, देखो शॉर्टकट मार देना है यल को, यल के ओ, और BHP भोपाल, और PTN पटना, ठीक, और एक हम और डाल दे रहे हैं गांधीनगर, GNR मान लो कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण इसलिए लिया है कि ये स्टेट एंड कैपिटल है। यूपी की राजधानी कहाँ है, यूपी कैपिटल की लखनऊ, यानी इसका इससे रिलेशन है। एमपी की राजधानी भोपाल, बिहार की राजधानी पटना, और एक ये खाली रह गया गांधीनगर, ठीक है। अभी अंकों में भी बता देंगे इसको, अंकों में देखें लोग क्या बता देंगे। मान लो इसको A कहा, इसको B कहा, यहाँ 1 2 3, यहाँ ABCD ऐसा लिख दिया। 1 का रिलेशन A से, 2 का रिलेशन B से, 3 का रिलेशन C से। यहाँ स्टेट कैपिटल लिया था ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बात बैठ जाए। तो जो सेट A का एलिमेंट होता है, याद रखिएगा, जो सेट A का एलिमेंट होता है उसे संबंध का प्रांत कहते हैं, यानी डोमेन ऑफ R। तो जो यहाँ लिखा है हमने, ये सिंबॉलिक डायग्राम जो बनाया है, और डोमेन R अगर लिखना चाहें तो समुच्चय A के समस्त अवयवों के कलेक्शन को ही डोमेन कहते हैं। और किसका डोमेन, संबंध का। यूपी का संबंध लखनऊ से, एमपी का रिलेशन भोपाल से, बिहार का रिलेशन पटना से। तो ये संबंध यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, यूपी, एमपी एंड बिहार, समुच्चय A के अवयव थे। और यही अगर दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते तो दूसरे वाले एग्जाम्पल के लिए कॉमा लगा दे रहे हैं, ऐसा ना समझना कि डबल डबल डोमेन है। इसके लिए ये डोमेन लिखा और इसके लिए डोमेन क्या हो जाता, सिंपल 1 2 3। हमने क्या कहा, सेट A के जो एलिमेंट होते हैं वही रिलेशन के, और डोमेन ऑफ R कहलाता है, यानी संबंध का प्रांत कहलाता है। अब जिनका रिलेशन इससे था, समुच्चय A के जिन अवयवों का संबंध समुच्चय B के जिन अवयवों से था, उसे कहते हैं डोमेन ऑफ रेंज ऑफ R, यानी संबंध का परिसर। यानी यहाँ के केस में, पहले वाले एग्जाम्पल के केस में, यूपी का लखनऊ से LKO, एमपी का भोपाल से BHP, और बिहार का पटना से PTN लिखा था हमने शॉर्ट फॉर्म। तो ये, और दूसरे वाले एग्जाम्पल के लिए यही तो है, 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से। सिंपली यू कैन राइट हेयर A, B, C, दिस इज योर रेंज ऑफ R, यानी संबंध का परिसर है।
अब बात आई आपके दिमाग में, फिर कोडोमेन क्या होता है? तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर, यानी समुच्चय बी के समस्त अवयवों का समुच्चय, चाहे वो उसका संबंध ए के किसी अवयव से हो या ना हो, टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, समुच्चय बी के समस्त अवयव देखो यहाँ क्या है, लखनऊ भोपाल, यानी यही लखनऊ भोपाल PTN, और अलग से एक हमने लिख रखा था गांधीनगर कहा GNR, यानी ये भी आ गया, बात पकड़ में आई। और इसके लिए सेकंड वाले के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, चूँकि वहाँ हो सकता है ना दिखे, तो इसके लिए क्या हो जाता है, ABC तो था ही ऑलरेडी, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा था ABCD। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोडोमेन क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर फॉर रिलेशन यहाँ। ठीक है, तो संबंध का सह प्रांत क्या होगा, समुच्चय बी के समस्त अवयवों का समुच्चय। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सपोज हमने यहाँ एक और ले लिया, आपको समझाने के लिए हमने लिखा यहाँ 1 2 3 केवल, और यहाँ लिखा ABC। तो अब आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ पर डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो डोमेन सेट ए के एलिमेंट का कलेक्शन जो होगा, यानी यही वाली बात आ जाएगी 1 2 3। आप 1 2 3 यहाँ शो नहीं हो रहा है, चलो यहाँ शो नहीं हो रहा होगा आपके फिगर में, तो समझ लो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं इसके, इसी का सेम जो हमने लिखा है डोमेन आर, और यहाँ 1 2 3 लिखा था, तो वही यहाँ नीचे छोटा सा लिख दे रहे हैं 1 2 3, यानी सेकंड वाले एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, इसका डोमेन ये होता है। हाँ, तो ये आ जाओ, इस वाले केस में आप कहेंगे कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन समुच्चय ए के अवयव के समुच्चय को संबंध को कहेंगे डोमेन ऑफ आर, शॉर्ट लिख दिए हैं DR लिख दिए हैं केवल, तो यहाँ क्या हो जाता है 1 2 3। अब समुच्चय ए के अवयवों का जो संबंध बी में है जिन जिन एलिमेंट से, उसी को रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ आर, यहाँ कंफ्यूज ना होना, शॉर्ट लिख रहे हैं, आर फॉर रेंज है, आर फॉर रिलेशन है, तो ये क्या है भैया ABC। ठीक है, और कोडोमेन कहे, कोडोमेन इसको पूरा ही लिख देते हैं ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो, या हिंदी में सह प्रांत, और तब हिंदी में क्या लिखते हैं, संबंध का सह प्रांत। यहाँ कोडोमेन ब्रैकेट लगाया, ऑफ यानी छुपा हुआ है यहाँ, और वो क्या होता है, आपसे हमने क्या कहा, समुच्चय बी के समस्त अवयव, समस्त अवयव यहाँ इस बार यही है, यानी ऐसे केस में रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होते हैं, और बराबर है दिख रहा है। और इस बात को गांठ बांध के रख लो, ये कंडीशन जब आएगी, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि व्हेन द गिवन जो भी रिलेशन होगा, अगर उसमें कहेगा कि आपको साबित करना होगा, शो करना होगा, इफ़ द कोडोमेन ऑफ एनी रिलेशन विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ रिलेशन, तो आपको ही गेस करना है कि क्या होगा। अभी तो आप ही बता देंगे तो वो थोड़ा सा जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, और अभी समझ में भी नहीं आएगा सस्पेंस क्या कहें, इसमें समझ में ही नहीं आने वाला ये। ठीक है, क्योंकि जब वो सीक्वेंस में आएगा तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके लाइक शेयर का इंतज़ार तो रहता ही है। आपको जैसे कि बता ही चुके हैं हम कि आप लोगों की बहुत मतलब आपकी मेहनत भी है, लगन भी है और लगाव है, जिसके कारण आपका चैनल इस स्तर तक आज पहुंचा है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में हो जाएगा, क्योंकि नाच गाने वाला चैनल तो बहुत जल्दी ग्रो करता है, लेकिन एजुकेशन वाला, और वो भी वाइट बोर्ड पर, आज का ज़माना डिजिटल बोर्ड का है, तो आप लोग भी भागते उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। बट हमने शुरुआत में भी कहा था कंटेंट पर फोकस करो, हमसे ही नहीं किसी से पढ़ो, कंटेंट अगर जहाँ अच्छा मिलता हो वहीं आपको स्ट्राइक करना चाहिए, शोबाजी पे नहीं जाना है। इन फ्यूचर हो सकता है कि हम भी आपके लिए डिजिटल बोर्ड लेके आए, तो वेट करिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। अब इसके बाद बेसिक आज ख़त्म हो गया है, इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 में एंट्री करेंगे, ताकि ये हमको कहानी ना बताना पड़े, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे हम आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।